वेलकम माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह। अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस विद दीपक में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में हम लोगों ने पढ़ा है ये जो सीरीज़ चल रही है ब्लॉटिंग सीरीज़ है। ब्लॉटिंग सीरीज़ में हम लोगों ने पढ़ा है ब्लॉटिंग क्या होती है, ब्लॉटिंग टेक्निक कितने फॉर्म होते हैं, उसके कितने एक्सटेंशन फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ब्लॉटिंग टेक्निक किस तरह से एप्लीकेबल है, किस तरह वर्क करता है। इसके अलावा उसकी डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से एक्सटेंशन हुआ है, क्या रोल है इनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो इसके दो फॉर्म्स थे, सदर्न ब्लॉटिंग एंड दूसरा जो था लास्ट वाला जो था वो था वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये दो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। उसी ब्लॉटिंग सीरीज में ही ये थर्ड है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जैसे लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी नोन है कि ब्लॉटिंग क्या होती है। तो ब्लॉटिंग में हम लोगों ने यही जाना था कि कोई भी मेम्ब्रेन पे किसी बायोमॉलिक्यूल्स को जेल से ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को ही हम लोग एक तरह से कर देते थे, ब्लॉटिंग कर रहे थे। जैसे कि कोई भी मान लो कोई जैसे ये कोई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, जो एक सेपरेटिंग टेक्निक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद हमको क्या मिलता है, जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, डीएनए या आरएनए, ये सब सेपरेट हो जाते हैं और ये कोई तुम्हारा जेल है। जेल से किसी मेम्ब्रेन पे मान लो इसी यहाँ पे क्या, इसी के साइड में कहीं एक कोई मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसी के पैरेलल एक मेम्ब्रेन हम ले लेते हैं। मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या हो सकता है, नायलॉन का बना हो सकता है, नायलॉन मेम्ब्रेन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, नाइट्रोसेलुलोज हो सकता है, एनसी नाइट्रोसेलुलोज हो सकता है, और भी डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बाइंडिंग पैटर्न है ये हम लोगों ने प्राप्त किया है किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। एक प्रोसेस होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एक तरह के सेपरेटिंग टेक्निक है, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने सेपरेट किया इस डिफरेंट बैंड्स हैं। ये बैंड्स क्या किसके हो सकते हैं, प्रोटीन के हो सकते हैं, डीएनए के हो सकते हैं, आरएनए के हो सकते हैं। अगर हम प्रोटीन की इस बैंडिंग जो पैटर्न आई है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम ट्रांसफ़र किसी मेम्ब्रेन पे कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या करते थे, ब्लॉटिंग करते थे। अगर ये ट्रांसफ़र जो है प्रोटीन के लिए करें तो हम लोग जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अगर हम अगर ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ये डीएनए है, अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो इस वाले को हम लोग कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। अगर हम यही सेम चीज़, अगर वो आरएनए हो, अगर उसको हम किसी मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो उसको हम लोग करते हैं क्या, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग सबसे पहला इसमें जो सबसे फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया, इन्वेंट किया गया था, वो है तुम्हारा सदर्न ब्लॉटिंग। और इन्हीं के नाम से ही क्या हुआ है, और जो नाम है उन सब का डेरिवेशन हुआ है। तो सदर्न ब्लॉटिंग से ही ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न ये सब आए हैं। तो हम लोग आज जो डिस्कस कर देंगे वो है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में यहीं से पता चल गया कि हम लोग क्या करना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है और उसमें सेपरेशन करना है किसका, आरएनए का। आरएनए को सेपरेट करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि उस आरएनए मॉलिक्यूल को किसी मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर देना है ताकि वो पैटर्न आ जाए। इस पे पैटर्न लाने का ये मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ही हमको आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लॉटिंग जो है कैसी टेक्निक है, डिटेक्टिंग टेक्निक है। कैसी टेक्निक है, डिटेक्टिंग। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिंग टेक्निक है। तो ये डिटेक्ट करता है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को। अब इस वाले जो फ्रेगमेंट आए हैं इसमें हमको ये पता करना है कि जो हमारा जो डिजायर या जो भी हम चाहते हैं जीन का प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, जीन का एक्सप्रेशन है जो आरएनए के फॉर्म में, वो है कि नहीं है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लिक एसिड का जो ब्लॉटिंग करते हैं ये किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल पे, दैट इज किस पे, बेस कम्प्लीमेंट्री पे। क्योंकि ये दोनों जो होते हैं नाइट्रोजनस पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए की बात हो रही है, मतलब सदर्न और किसकी, नॉर्दर्न की, दोनों जो होते हैं बेस कम्प्लीमेंट्री के बेस पे होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होते हैं। और दूसरा क्या होता है, बेस कम्प्लीमेंट्री जो होता है मेजर रोल प्ले करती है इन सब प्रोसेस के लिए। कम्प्लीमेंट्री जो होती है मेजर रोल प्ले करती है। प्रोटीन के लिए हम लोगों ने ये देखा था कि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से होता है, तो उसको हम लोग कहते थे इम्यूनोब्लॉटिंग। तो ये तो पुरानी थोड़ा सा लेके हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आरएनए के लिए पढ़ते हैं। तो हम लोग अब बात आती है कि आरएनए की ब्लॉटिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं
कि आरएनए की ब्लॉटिंग क्यों जरूरी है और क्या क्यों ज़रूरत पड़ी आरएनए की ब्लॉटिंग के लिए, या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो जो आरएनए होता है, स्पेशली हम लोग जब भी ब्लॉटिंग की बात होती है तो ये हम लोग किसकी बात करते हैं, एमआरएनए की। तो जो भी सेल होता है, जैसे ये डीएनए है, तो इसमें एक प्रोसेस जो सेंट्रल डोग्मा आप पढ़े होंगे, सेंट्रल डोग्मा में ये दिखा होगा कि डीएनए से क्या होता है कि आरएनए बनता है। स्पेशली हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं किसको, एमआरएनए को। ये आरएनए बना, आरएनए से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ये चीज़ें जानते हैं। तो जो डीएनए का कोई सेगमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन से जो क्या बना, एमआरएनए बना। एमआरएनए से क्या होगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, प्रोटीन बन गया। तो ये जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन हुआ, ये प्रोसेस होती है। तो जीन का एक्सप्रेशन जब एमआरएनए में हुआ, हमको इसी को डिटेक्ट करना है। अब ये है कि जैसे ये डीएनए है, ये कई जीन है, जीन ए जीन है, लेट सपोज ये बी जीन है, ये 2 जीन है। हमको अब चेक करना है कि ए जीन जो है, अगर मान लो ए जीन का एक्सप्रेशन करेगा, ए जीन अगर एक्सप्रेस करेगा तो ए एमआरएनए बनाएगा, बी जीन एक्सप्रेस करेगा तो जो एमआरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, बी एमआरएनए बनेगा, बी एमआरएनए बनेगा। अब हमको ये नहीं पता है कि सेल के अंदर कि कौन सा आरएनए जो है एक्सप्रेस किया, कौन सा जीन एक्सप्रेस किया, ए एक्सप्रेस किया कि बी एक्सप्रेस किया, हमको ये नहीं पता है। और ये हमको पता करना है कि ए वाला जीन एक्सप्रेस किया है कि बी वाला। तो हम क्या काम करते हैं कि मुझे आइडिया है कि मान लो ये जो जीन ए वाला जीन है, ये कोई ऑन्कोजीन है, कैंसरस जीन है, ऑन्कोजीन है। तो ऑन्कोजीन है, तो हमको ये पता करना है कि ऑन्कोजीन जो है यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये किस में पता चल जाएगा, उसका एमआरएनए को अगर हम डिटेक्ट कर लें, डिटेक्ट किससे करेंगे, ब्लॉटिंग टेक्निक से ही डिटेक्ट करेंगे, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो अगर ऑन्कोजीन का सीक्वेंस हमको पता है तो ऑन्कोजीन का सीक्वेंस की कंप्लीमेंट्री हमको आरएनए मिलेगा। आरएनए को क्या करना है कि इसकी कुछ सीक्वेंसेस को हम क्या काम करेंगे, कुछ प्रोब बना लेंगे। डिटेक्ट करेगा ना, तो डिटेक्ट करने के लिए प्रोब चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोब यूज कर लेते हैं। अब इस प्रोब का हम इस्तेमाल करेंगे, और ये प्रोब किसके कंप्लीमेंट्री होगा, ये बेस कंप्लीमेंट्री होगा किस वाले के, ए जीन के, दैट इज ऑन्कोजीन के कंप्लीमेंट्री होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, ऑन्कोजीन के ये जो प्रोब होगा ये बेस कंप्लीमेंट्री होगा किसके, ऑन्कोजीन के। तो वहीं जाके ये क्या करेगा, बाइंड करेगा। इस वाले में नहीं बाइंड करेगा क्योंकि ये ऑन्कोजीन के लिए स्पेसिफिक प्रोब नहीं है, ये ऑन्कोजीन स्पेसिफिक प्रोब है, 60 न्यूक्लियोटाइड का ये ऑन्कोजीन स्पेसिफिक प्रोब है। अब जब इसको हम इसके पास लेके आएंगे, पोर करेंगे, जब इसके पास लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हें ये दिखेगा कि ये प्रोब जो है, जिसको रेडियो लेबल्ड या फिर फ्लोरेसेंसली लेबल्ड किए थे, ये जहाँ बाइंड कर जाएगा वहाँ पे क्या करेगा, या ये फ्लोरिश करेगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो है हम लोग डिटेक्ट कर लिए कि हाँ ऑन्कोजीन का वो एक्सप्रेशन हुआ है। बस यही है प्रोसेस कि डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लेना ही ये है, क्या है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है। और किसको डिटेक्ट किया, आरएनए को। अब बात आती है कि प्रोब किसका यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे डीएनए का भी यूज कर सकते हैं, आरएनए का। आरएनए हाइब्रिड, ये एक तरह का हाइब्रिड बना ना, ये प्रोब से और जो एमआरएनए एक्सप्रेस किया था उसका ये हाइब्रिड भी बना। तो ये जो आरएनए हाइब्रिड जो बनता है ये स्टेबल नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा रिलायबल नहीं किया जाता। इसलिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, प्रोब में जनरली यूज करते हैं डीएनए को यूज करते हैं। तो यहाँ जो हाइब्रिड बना है वो किसका बना है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना है। तो हम लोग जनरली पूछा जाए कि प्रेफरेबली कौन सा प्रोब यूज करते हैं, क्योंकि डीएनए का प्रोब यूज करते हैं आरएनए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में करने के लिए। ये बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या करना है, इस तरह से करना है। तो अब जैसे कि सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी सेल है, जैसे अगर हम इसको देखें और थोड़ा एलोबरेट करें, तो हम ये देखें कि जैसे कोई सेल है, अब यही ऑन्कोजीन को हमको देखना है। तो यहाँ मान लो तुम्हारा कोई सेल है, अगर मान लो ये तुम्हारा कोई सेल है, ये तुम्हारा एक कोई सेल है, सेल के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए जो तुम्हारा एक्सप्रेस कर रहा है, ये डीएनए है, डीएनए एक्सप्रेस कर रहा है, और इसी से क्या बनेगा, तुम्हारा आरएनए बनेगा। अब आरएनए तुम्हारा बन गया, ये आरएनए बन गया, ये भी आरएनए बना, ये भी आरएनए, ये सब अलग अलग के जीन के अलग अलग आरएनए बने हैं, जो जिसका क्या हो गया, क्या कि प्रोसेसिंग हो गई, ये साइटोप्लाज्म में आ गया। हमको इन्हीं को डिटेक्ट करना है। तो सेल को लाइज कर दो, सेल को लाइज करने के बाद क्या कर लो, हमको आरएनए एक्सट्रैक्शन कर दो। स्पेशली कौन सा आरएनए, एमआरएनए एक्सट्रैक्शन कर दो, क्योंकि एक्सप्रेशन देखना है। तो आरएनए एक्सट्रैक्शन कर दोगे तो सेल के जो ट्यूब होगी, सेल के ट्यूब में तुम्हें ये मिल गया, तुम्हें ये ट्यूब है, ये ट्यूब में तुम्हें क्या मिल गया कि ये आ गया सारा आरएनए, ये ट्यूब हो गया, इसमें आ गया क्या, आरएनए आ गया। अब ये तुम्हारे आरएनए आ गए हैं।
सारे आरएनए के वो आ गए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि और जो आरएनए है वो कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो आरएनए भी बेस कम्प्लीमेंट्री बनाता है। तो आरएनए जब बेस कम्प्लीमेंट्री बनाता है तो जैसे क्या है कि जैसे ये फ्रेगमेंट है 5 प्राइम से 3 प्राइम में। अब इसमें भी क्या होता है, कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री लूप फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे कि यहाँ एडेनिन है और यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, और यहाँ मान लो साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हैगा ये ऐसे लूप बन जाएगा और ये ऐसे ही क्या करेंगे, ये दोनों जो है बेस कम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरह का। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक तरह का बना रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए के केस में था, जब हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्कलाइन का ट्रीटमेंट किए थे। इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कर देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट जब करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, तो ये क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये फिर से लीनियर वाले फॉर्म में होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने नहीं देता। तो ये चीज़ स्टेज जो है यूनिक है इस वाले के लिए, आरएनए के लिए हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना बने, तो ये तभी हाइब्रिडेशन हो पाएगा। नहीं तो अगर मान लो जैसे ये वाला जो था कम्प्लीमेंट्री बेस प्रोब तुमने यूज़ किया, अगर ये डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा तो प्रोब तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूरी बात है कि वहाँ पे हमको क्या करना होगा, लीनियर फॉर्म मेंटेन करना ज़रूरी है। तो एक तो अंतर ये हो गया कि इस वाले में हम लोग आरएनए को डिटेक्ट करते हैं नॉर्दर्न में, जबकि सदर्न में डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। जो प्रोब यूज़ करते हैं डीएनए के जनरली दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे डीएनए का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं उस वाले में डबल स्टैंडर्ड रहता था, रिस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस से कट करते थे और सिंगल स्ट्रैंड बनाने के लिए इसको एल्कलाइन से कर देते थे ट्रीटमेंट। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग जानते ही हैं कि कुछ इस तरह का वेल्स होते हैं, वेल्स बने होते हैं। उस वेल्स में क्या करते हैं हम लोग को आरएनए को लोड करना है। ये वाली जो प्रोसेस थी ये क्या थी बच्चों, ये आरएनए एक्सट्रैक्शन थी। क्या थी, आरएनए एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस थी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया कि अब जेल में ये क्या कर देंगे, आरएनए को लोड कर देंगे। अब ये आरएनए क्या होगा, आरएनए क्या करेगा कि रन करेगा। तो हल्का वाला जो आरएनए होगा, जो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, वो दूर आएगा। और जानते ही हैं कि आरएनए भी क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। आरएनए भी कौन सा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। तो आरएनए भी नीचे की तरफ जाएगा और किधर की तरफ मूव करेगा, ये पॉजिटिव की तरफ। ये पॉजिटिव इधर होगा, निगेटिव इधर होगा, और बाइंडिंग पैटर्न एक मिल जाएगा हमें, मतलब सेपरेशन हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो हो गया, ये जो भी मैटर आया ये किस पे आया, जेल पे आया। तो ये जो था सिंगल, ये क्या जेल था। जेल पे अगर हाइब्रिडेशन हम करा दें सी डीएनए का, वो जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है, जो प्रोब है, इस पे हाइब्रिडेशन जाएंगे कराने, तो ये बहुत ही फ्रेजाइल होता है, मतलब वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस पर हाइब्रिडेशन सही नहीं हो पाता। इस वजह से हमको क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉटिंग कर देनी होगी। आरएनए का अगर ब्लॉटिंग कर रहे हैं तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। अब इसको क्या करते हैं, हम मेम्ब्रेन पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वही है नायलॉन मेम्ब्रेन, लेकिन इसके लिए एक यूनिक मेम्ब्रेन भी हम यूज कर सकते हैं। वो हम लोग नीचे लिखे हैं कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्रोब यूज करने से पहले, प्रोब यहाँ ना यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे, मेम्ब्रेन पे यूज करेंगे। तो मेम्ब्रेन यहाँ बनाएंगे पहले कि मेम्ब्रेन पे जो जिस पे ट्रांसफ़र करना है उसको बनाएंगे। तो ये मेम्ब्रेन हो गया तुम्हारा, वही सारे पैटर्न जो है आपके यहाँ पे आ गए, वो सारे जो हो गए। ये जो ट्रांसफ़र था, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि जो ट्रांसफ़र है किस बेसिस पे हुआ है। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, ब्लॉटिंग मतलब ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र किस तरह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोब्लॉटिंग कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, या इसको कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको बफर में रख के, एक सेटअप होता है उसमें रख के कर देंगे। उसके बाद प्रोब को रेडियो लेबल्ड करेंगे और इस पर अगर ये प्रोब जहाँ जहाँ बाइंड करेगा फिर वाश कर देंगे। जैसे प्रोब यहाँ पे बाइंड किया तो इसको हम लोग क्या काम कर देंगे, यहाँ पे जैसे मान लो ये यहाँ पे बाइंड किया और यहाँ पे बाइंड किया, मान लो यहाँ बाइंड किया, तो ये दो जगह बाइंड किया है प्रोब, ये दो जगह बाइंड किया प्रोब। तो और इसके बाद क्या कर देंगे, वॉशिंग जरूरी है। वॉशिंग नहीं करेंगे तो क्या, अगर नॉइज दिखेगा तुम्हें। और अगर ये रेडियो लेवल में वॉश कर देंगे, वॉश करने के बाद केवल जो हाइब्रिड रीजन है वही उस पर बचेगा, और वो जैसे ही हम लोग देखेंगे तो वही केवल रीजन तुम्हें अपीयर होगा, बाकी और कुछ भी नहीं अपीयर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक्सरे फिल्म के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये ब्लॉटिंग हुए, ये हमारा सैंपल है। इससे हमको क्या पता चला कि हाँ हमको कोई पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं है। एक तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, फंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ ये कोई जीन है, एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। अब बात आती है कि जो इससे एडवांस टेक्निक भी हैं कि नहीं है। तो इससे एडवांस टेक्निक क्या है, दो टेक्निक और है जैसे माइक्रो अरे एक टेक्निक होता है, वो हम लोग नेक्स्ट
इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे ब्लॉटिंग के बाद और मॉलिक्यूलर टेक्निक में माइक्रो अरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माइक्रो अरे टेक्निक और दूसरा RT-PCR, ये दो ऐसे थे हैं जो कि इसी सिमिलरली फंक्शनल एनालिसिस ये सब भी करते हैं। तो इन दोनों में काफ़ी वो रहता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। तो देखो एक चीज़ तो ये यहाँ पे जान जाओ कि जो ये वाला एक्सप्रेशन कर रहा है तो किसी कुछ जीनों के बारे में ये अध्ययन कर रहा है, कौन, नार्दन वाला। माइक्रो अरे क्या होता है कि कई वेल्स होते हैं, 96 ऐसे 96 ऐसे करके वेल्स होते हैं, उसमें एक ही समय में थाउजेंड्स ऑफ द फंक्शनल जीन्स जो होते हैं वो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। RT-PCR बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। RT-PCR मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ये भी बहुत ही एक्यूरेट होता है क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होता है और एग्जैक्ट जब जीन होगा तभी ये पकड़ेगा, तभी ये काम करेगा, फंक्शन करेगा। तो ये था पूरा तुम्हारा क्या था नार्दन ब्लॉटिंग। अब इसके बारे में हम लोग नीचे जो है जो नोट्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो नार्दन ब्लॉटिंग में किसके लिए ये हाइब्रिडेशन बेस्ड है, ठीक है, समझ लिए। इसको mRNA को करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे मेम्ब्रेन पे, फिर हाइब्रिडाइजेशन से DNA RNA का प्रोब यूज करके कर लेंगे। और ये क्या करते हैं, आइसोलेटेड RNA मतलब एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। और ये जैसे सेल है ना, सेल हमेशा क्या करेगा, ग्रो करते वक्त सेल डिवीजन में, डिफ्रेंसिएशन में, डिफरेंट एबनॉर्मल मॉर्फोजेनेसिस में, एबनॉर्मल में, डिजीज में डिफरेंट तरह के जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो उस हर समय जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको हम चेक कर सकते हैं इस टेक्निक के अनुसार। इसको एल्विन उनके ग्रुप में ने खोजा था। तो नार्दन को किसने खोजा था, एल्विन ने, उनके ग्रुप ने, उनके साथी और भी थे, जैसे डेविड कैंप थे। नार्दन ने नेम द सिमिलरली उसी के नाम पे है और इसमें डिफरेंस है। देखो यहाँ भी वही बात लिखा है कि साउदर्न ब्लॉटिंग में डबल स्टैंडर्ड DNA को डीनेचर कर दिया जाता है एल्कलाइन सोल्यूशन से, जबकि यहाँ पे हम फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट दे देते हैं जिससे लीनियर कन्फर्मेशन बना रहे, ना कि ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं मेथड्स क्या होता है। तो वही है, एक बात यहाँ याद रखनी है, नार्दन ब्लॉटिंग के लिए ये वाले जो मेम्ब्रेन है ये काफ़ी यूज की जाती है, अमीनो बेंजाइल लॉक्सी मिथाइल। ये जो है अगर पूछा जाए कि नार्दन ब्लॉटिंग के लिए यूज की जाने वाली जो मेम्ब्रेन है ज़्यादा कौन होती है, तो ये बताओगे। नाइट्रोसेलुलोज भी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, नाइलॉन भी करते हैं, लेकिन अगर इसकी केवल बात आई तो स्पेसिफिक होता है नार्दन के लिए, ये याद रखना है। ये हो गया। उसके बाद है प्रेशर अप्लाइड। तो देखो ये हमने बताया था कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से हो जाए, या तो जो बफर में जैसे करोगे तो इसे क्या करेगा कि ये कैपिलरी एक्शन से कर दो, या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कर दो, आयन एक्सचेंज वहाँ पे काम करता है। जैसे ही RNA को ट्रांसफ़र कर दोगे तो जैसे जो ये वाली स्टेप थी जो शुरू में हम लोगों ने देखा है कि ये देखो मेम्ब्रेन पे, जैसे ही यहाँ मेम्ब्रेन पे ये ब्लॉटिंग कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये वाला जो है इसको स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए मतलब इमोबिलाइज करना है। इमोबिलाइज करने के लिए UV का ट्रीटमेंट देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडियो ट्रीटमेंट देते हैं, या हीट का थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये इमोबिलाइज हो जाता है मटेरियल, वही बात वहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखो आगे, फिर है हम लोग क्या, आफ्टर प्रोब हैज़ बीन लेबल्ड, उसके बाद जैसे ट्रांसफर मेम्ब्रेन UV या हीट दे देते हैं ताकि इमोबिलाइज हो जाए, इमोबिलाइजेशन के लिए। अब क्या करते हैं, लेबल्ड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड RNA के लिए प्रोब का यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली DNA का ही प्रोब यूज करते हैं। मेम्ब्रेन को फिर वॉश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो जाएगी और जो नॉइजिंग आएगी बैकग्राउंड में, तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। और हाइब्रिड जो डिटेक्ट किया जा सकता है किससे, एक्सरे फिल्म से, और क्वांटिफाई किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमको एक चीज़ याद रखना है कि आयनिक स्ट्रेंथ, विस्कोसिटी, डुप्लेक्स लेंथ, मिसमैच बेस पेयर, इन सब चीज़ों को हम जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग को, खासकर नार्दन ब्लॉटिंग में। और कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जैसे कंट्रोल के लिए हम माइक्रो अरे रख सकते हैं, RT-PCR को भी रख सकते हैं, जो सिमिलरली फंक्शनल एनालिसिस करते हैं, लेकिन इनके कुछ खूबियाँ हैं, उनकी कुछ खूबियाँ हैं। एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, जब फंक्शनल एनालिसिस कर रहा है तो जो ग्रोथ के स्टेज है उनमें कौन कौन सा जीन एक्सप्रेशन हुआ, उन सब चीज़ों को बताएगा। जैसे टिश्यू के आर्गन में कौन सा जीन एक्सप्रेस, इन्वायरमेंटल कोई स्ट्रेस है तो उसके रिस्पॉन्स में कोई जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके बारे में बताएगा। पैथोजन कोई इन्फेक्शन है तो उसके पैथोजन से रिलेटेड प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इससे ये सब चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं। नॉर्मल टिश्यू है कि अब नॉर्मल है, रिजेक्शन प्लांट में कौन सा जीन एक्सप्रेस किया, ऑन्कोजीन का, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये उसके लिए कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रो एरे जो क्वाइट कॉमनली सिमिलरली यूज किया जाता है वो भी है, लेकिन ये है कि थाउजेंड्स ऑफ, ये है ना कि देखो नार्दन ब्लॉटिंग में थाउजेंड्स जीन कैन बी विजुअलाइज एट अ टाइम, मतलब माइक्रो अरे में जो है इतने थाउजेंड्स जो जीन है एक ही टाइम में विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन नार्दन ब्लॉटिंग में
केवल कुछ नंबर आप जीन्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं। दूसरी है कि इसमें इस वाले मेथड की डिसएडवांटेज ये है कि बहुत टाइम टेकिंग है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार क्या होता है जब डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए बहुत ही फ्रेजाइल होता है, डिनेचर्ड हो सकता है या फिर कह सकते हो कि डिग्रेड भी हो सकता है, तो उसको आरएनएज से बचाना होता है, टेम्परेचर से बचाना होता है। तो इन सब आरएनएज बहुत ही ईजिली जो इसको डिग्रेड कर देता है, तो इन सब से अवॉइड करना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए ग्लासवेयर्स सबको हमको क्या करना होगा कि उसको सही से रखना है, स्टरलाइज करके फॉर्म रखना होगा, या तो फिर DEPC जो है इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो है आरएनए इनहिबिटर होता है, आरएनएज इनहिबिटर। इसके अलावा क्या है कि बहुत से केमिकल्स यूज करते हैं हम लोग जब भी नार्दन ब्लॉटिंग करते हैं, जैसे कि इथिडियम ब्रोमाइड, ये बहुत ही कार्सिनोजेनिक होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, DEPC यूज करते हैं, ये सब हार्मफुल है। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव इम्पैक्ट है जो एक्सपर्ट है या उन पे रिसर्चर है उनके लिए, कि हाँ कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है उनके लिए। RT-PCR कंपेयर टू RT-PCR नार्दन ब्लॉटिंग लो सेंसिटिव, नार्दन ब्लॉटिंग लो सेंसिटिव लेकिन उसका गलत रिजल्ट नहीं देता। हाँ RT-PCR बहुत सेंसिटिव बहुत, लेकिन ये बहुत महंगा भी है इसके कंपेयर में। एडवांटेज है ये कि आरएनए की साइज़ हम पता कर सकते हैं और स्प्लाइस प्रोडक्ट को पता कर सकते हैं। दूसरी ये बात है कि हम लोग जब भी ब्लॉटिंग करने जाते हैं नार्दन की, तो हम लोग पहले डीएनए का सेपरेशन कर लेते हैं, आरएनए का सेपरेशन कर लेते हैं। आरएनए का सेपरेशन करके हमको पहले ही से लेंथ पता चल जाती है और हम इसको प्रिजर्व करके काफ़ी सालों तक रख सकते हैं, जाकि रीप्रोविंग बाद कई सालों बाद भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इस वाले में जो होता है क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को हम कहीं ना कहीं एक तरह से एसेस कर सकते हैं। तो ये है, देखो एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या एक डायग्राम है कि कैसे है। तो हम लोग क्या किए हैं कि ये आरएनए है, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लस चार्ज की तरफ सेपरेट किए। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि कौन सा किए हैं कि इसमें हम लोग क्या किए, जो वैक्यूम वाला है कैपिलरी एक्शन वाला वो किए, यहाँ वेट रख दिए हैं, ये टावल पेपर टावल रख दिए, यहाँ से बफर ऊपर गया, केवल जो आरएनए का मालिक्यूल्स था इस पे मेम्ब्रेन पे आ गया, जो कि ब्लॉटिंग हो गई। ब्लॉटिंग होने के बाद क्या हुआ है कि हम लोग क्या किए, यूवी का ट्रीटमेंट दे दिया, हीट दे दिए ताकि इमोबलाइज हो जाए। देखो इमोबलाइज हो जाए, फिर ब्लॉक कर दिए। उसके बाद क्या प्रोब का रेडियो लेवल डीएनए का प्रोब यूज़ किए, जहाँ जहाँ हाइब्रिडाइज हुआ वही विजुलाइज हुआ और वही स्पेसिफिक आरएनए की बाइंडिंग हुई। तो ये मतलब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा MCQ कर लेते हैं। तो ये देखो नार्दन ब्लॉटिंग में हम लोग जानते हैं कि इसका डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनाते हैं। सदर्न में क्या होता है, डीएनए के हाइब्रिड बनाते हैं। वेस्टर्न में एंटीजन, ये तो लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और डीएनए फिंगर में सडन ब्लॉटिंग के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट है जो कि द फॉलोइंग टेक्निक सुटेबल फॉर आरएनए मॉलिक्यूल इन ए सैंपल। तो आरएनए के लिए हम लोग जानते हैं नार्दन अभी किए हैं, नार्दन ही करते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो इसमें भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किए, इसमें भी किए, इसमें भी किए, इस वाले में नहीं करते। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे होगा, डॉट ब्लॉट क्या होता है। तो डॉट ब्लॉटिंग इसका आंसर होगा। अमीनो बेंजाइलॉक्सिन मेथिल जो फिल्टर पेपर होगा ये यूज किया जाता है किस पे ट्रांसफर के लिए, तो नार्दन में बताया था स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट है प्रोब क्या हो सकता है। तो प्रोब देखो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो ये प्रोब हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो आरएनए का, नार्दन ब्लॉटिंग का। तो ये ब्लॉटिंग सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सदर्न पढ़ लिया, नार्दन पढ़ लिया और वेस्टर्न पढ़ लिया, कुछ MCQ भी कर लिए। तो ये टोटल था आज का। और नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डॉट ब्लॉट के पढ़ेंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अगर चैनल पर आप नए हैं। और कुछ इसमें किसी आप टॉपिक को बताना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और हम PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस वाले जो हम लोग पढ़े हैं इसका, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करें, जो कि आपको मदद करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए लाइफ साइंस विद दीपक के साथ। थैंक यू।